हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 32। क्यों बोला होगा मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारे पास ये भी राइट्स हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई टाइटल का इशू नहीं कुछ। पर उसकी रेमेडी कहाँ पर है? अगर आपका कोई राइट वॉयलेट हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे? तो ये बताता है हमारा आर्टिकल 32। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो हमारे फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए जो रेमेडी है, हमने देखा जुडिशियल रिव्यू भी, कि आर्टिकल 13 में जुडिशरी क्या रिव्यू करेगी कि हमारा कोई राइट वॉयलेट हुआ है या नहीं। साथ ही में आर्टिकल 32 एंड 226। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि आर्टिकल 32 किसको गिवन है। आर्टिकल 32 जो गिवन है वो है सुप्रीम कोर्ट को, एंड आर्टिकल 226 किसको गिवन है? हाई कोर्ट को। तो ये कैसे यूज करते हैं तो देखते हैं। तो अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, कौन से पार्ट में पढ़े थे? पार्ट 3 में पढ़े थे। कहाँ से? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 पढ़े थे। तो उसमें अब जो हम देख रहे हैं कि इनके प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 32 को हम क्लॉज बाय क्लॉज जरूर देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली कई बार क्लॉज ही पूछ लेते हैं। तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन का राइट वॉयलेट हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा उसके एनफोर्समेंट के लिए। तो आर्टिकल 32 किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट। कि अगर हमारा कोई भी राइट वॉयलेट हुआ तो वो कहाँ जाएगा? उसके एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट। पर अब याद रखिएगा कि जब राइट वॉयलेट हुआ है तो वो अगेंस्ट स्टेट होना चाहिए। और स्टेट में कौन कौन आता है तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आर्टिकल 12 के अंदर जो मैंने स्टेट डिफाइन करा है। तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 क्लियर कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पार्ट 3। देन 32 क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चले तो गए, सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इशू करेगा। कौन कौन सी? हैबीस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो एंड सर्शरी। तो ये 5 रिट्स जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्स है, इसको आप जरूर याद रखिए। एंड आर्टिकल 32 क्लॉज 3 क्या बात करता है? वो ये कहता है कि पार्लियामेंट किसी अदर कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है कि वो क्या है? रिट इशू कर सकता है। और ये सस्पेंड नहीं होंगी एक्सेप्ट कोई प्रोसीजर, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उस तब। तो इसी कारण जो हमने आर्टिकल 32 में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के पास रेमेडी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें गारंटी प्रोवाइड करा रहा है कि ठीक है मैं बैठा हूं, मैं आपके राइट्स को क्या करूंगा? प्रोटेक्ट करूंगा। इसीलिए ही B.R. अम्बेडकर ने भी इसे क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो कहीं बार यही पूछ लेते कि हु सेड इट, तो B.R. अम्बेडकर सेड दिस। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमने देखा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बात किसकी करता है? सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर देगी फंडामेंटल राइट्स के लिए। सेम पावर दी गई है 226 में किसको? हाई कोर्ट को, कि वो भी रिट्स इशू कर सकती है। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगी वो सिर्फ किसके वॉयलेशन के लिए? जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होंगे। पर हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के साथ साथ एनी अदर पर्पस, कि अगर सुप्रीम हाई कोर्ट को लगता है कि किसी और पर्पस के लिए भी अगर राइट वॉयलेट हुआ है तो हाई कोर्ट उसमें भी रिट इशू कर सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। इसलिए इसमें हाई कोर्ट के पास कैसी पावर है? वाइडर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास कैसी पावर है? नैरो पावर है। प्लस आर्टिकल 32 क्या है? अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जो कि 226 नहीं है। तो बहुत बार यही डिफरेंस पूछ लिया जाता है आर्टिकल 226 एंड 32 में। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है और ये फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए भी किया जा सकता है प्लस एनी अदर पर्पस, पर यहाँ पे सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही किया जा सकता है। तो अब हमारी सबसे पहली रिट आती है हैबीस कॉर्पस की। हैबीस कॉर्पस क्या है? तो हैबीस कॉर्पस है यू मे हैव अ बॉडी,
कि आपकी एक बॉडी, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कब यूज की जाती है, जब हमारी पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में हमने पढ़ा ही है, जब हमारी पर्सनल लिबर्टी का क्या होता है, डिप्रीवेशन होता है या फिर रॉन्गफुली डिटेन किया जाता है। जब किसी पर्सन को रॉन्गफुली डिटेंशन किया जाता है तो हेबियस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है। तो ये अब रेस जुडिकाटा क्या है? रेस जुडिकाटा, ये मैंने, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सीपीसी में चेक कर सकते हैं। रेस जुडिकाटा होता है जब एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो दोबारा कोर्ट उस मैटर को नहीं डिसाइड करेगा, सेम पार्टी सेम टाइटल के बीच में। पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता सिर्फ इसी रिट पे, टू दिस रिट ओनली। अदर रिट्स पे रेस जुडिकाटा एज इट इज अप्लाई होगा। और आपको याद भी रखना है दरियो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, प्री हो मेंस हो, आप दोनों में ही ये चीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये कब का केस है? 1983 का। बहुत मुद्दा उठा था कंपनसेशन के रिगार्ड में। क्या सुप्रीम कोर्ट 32 में कंपनसेशन भी दे सकता है या फिर उस पर्सन को कोई और रेमेडी लेनी पड़ेगी उस कंपनसेशन के लिए? तो आफ्टर अ लॉन्ग जजमेंट तो डिसाइड हुआ, रुदल शाह जो कि फर्स्ट केस है कंपनसेशन पे, कि जो पर्सन जिसको इम्प्रिजनमेंट मिल गई थी, उसने अपनी इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट करी, उसको दोबारा से 14 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया गया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको कितना कंपनसेशन दिलवाया था? 30,000 का उसको कंपनसेशन दिलवाया था। नेक्स्ट केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस। इस केस में इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ था। किसने करा था इनह्यूमन ट्रीटमेंट? जेल अथॉरिटीज ने किया था। तो जब जेल अथॉरिटीज अगर इनह्यूमन ट्रीटमेंट करती हैं तो उसके रिगार्ड में भी हेबियस कॉर्पस की रिट क्या है? फाइल की जा सकती है। तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट रिट इज मेंडमस। मेंडमस का मतलब क्या होता है? वीक कमांड। कमांड मीन्स ऑर्डर देना। जब कोई ऑर्डर दिया जाता है, और ऑर्डर कौन देता है? हमारे पेरेंट्स ही तो हमें देते हैं। तो मीन्स सुपीरियर अथॉरिटी जब एक पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर देती है कि आपकी पब्लिक ड्यूटी बनती है, आप एक काम करें। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइसेंस ऑफिस गए, आरटीओ गए, आपने वहाँ पे सब फॉर्मेलिटीज करी, अब उन्होंने लाइसेंस नहीं इशू करा, तो उस केस में कौन सी रिट इशू होगी? मेंडमस की रिट इशू होगी। तो जब एक सुपीरियर अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी को रिट इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं? मेंडमस। कब यूज की जाती है? जब वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रही, जो उसको काम दिया गया है वो नहीं कर रही है। किस किस पे अप्लाई होती है? यूनिवर्सिटी पे, ट्रिब्यूनल पे, चाहे वो स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? फाइनेंस कमीशन। तो इनके रिगार्ड में मेंडमस इशू की जा सकती है। Our next writ is certiorari। तो इस रिट में क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब कि आपको सर्टिफाई करना है कि आपने ये काम क्यों किया। तो जब कौन करता है ये? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसको रिट इशू कर रहा है? लोअर कोर्ट को रिट इशू कर रहा है। उन्हें कमांड कर रहा है कि जो आपने ऑर्डर दिया है आप उसको भेजिए हमारे पास रिव्यू के लिए। क्यों करता है? जब उसे लगता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कि जो ऑर्डर पास हुआ है ये इलीगल हुआ है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट ऑफ सर्चरी यूज कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है? कब कब यूज की जाती है? जब लगता है कि वो कोर्ट जो है, जो लोअर कोर्ट है, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है या अपने जुरिस्डिक्शन को कम यूज कर रहा है या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है या फिर नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन हो रहा है, तो उस केस में ये सर्चरी की रिट इशू की जाती है। नेक्स्ट रिट इज प्रोहिबिशन। ये भी सर्चरी जैसी ही है, तो बेसिक डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे भी ये होता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट क्या करती है? जब लोअर कोर्ट को क्या करती है? रिट इशू करती है। पर यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? सर्चरी में जजमेंट इफेक्ट में लाने से रोकती है। सर्चरी में जजमेंट तो आ चुका है, सर्चरी रिट में क्या होता है? जजमेंट आ चुका है पर उसके इफेक्ट को रोकती है कि अभी उसका जो इफेक्ट में लाना है उसको रोकना है। पर यहाँ पर बिफोर जजमेंट की बात हो रही है। लाइक अगर हमें कोई, जिसे प्रिवेंशन कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पे पहले ही वो प्रिवेंट कर रही है कि जजमेंट होने से पहले। तो प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड मीन्स रोकना, प्रोहिबिट करना। तो जब जजमेंट होने से पहले रोकती है तो वो प्रोहिबिशन है, और जजमेंट होने के बाद रोकती है जिससे वो इफेक्ट में ना आए तो वो कौन से रिट है? वो सर्चरी रिट है। और इसके ग्राउंड्स भी सेम है।
अगर हम ग्राउंड्स की बात करें तो इसके ग्राउंड्स भी सेम है जो हमने उसमें पढ़े थे, एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन है या फिर लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या सेम नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन है। तो प्रिंसिपल्स वही हैं, बेसिक डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर का ही है। नेक्स्ट रिट एंड द लास्ट रिट कोवरेंटो। कोवरेंटो में क्या होता है, इसमें पूछा जाता है बाय व्हाट अथॉरिटी। जब कोर्ट्स पब्लिक ऑफिस से पूछती है, मीन जो पब्लिक पर्सन जो ऑफिस होल्ड करे हुए हैं उससे पूछती है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, आपके पास कोई अथॉरिटी है जिस वजह से आपने ऑफिस होल्ड किया है। तो ये उस केस में किया जाता है जब उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई अनलॉफुल ऑक्यूपेशन तो नहीं किया हुआ, मीन्स अनलॉफुली ऑक्यूपाइड तो नहीं करा हुआ उस पब्लिक ऑफिस का। तो जब कोर्ट को लगता है कि कोई पब्लिक ऑफिस जो उन्होंने ऑक्यूपाई करा है वो गलत तरीके से करा है, तो उस केस में कोवरेंटो की रिट इशू की जाती है। तो अभी अगर हम क्विक रिवाइज करें, हमने पढ़ी 5 रिट्स जो 32 के अंदर है और 226 में भी है, पर 32 में कौन इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट, एंड 226 में कौन इशू करता है, हाई कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले पढ़ी हमने हेबीज कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी। नेक्स्ट हमने पढ़ी मेंडमस। मेंडमस हमने पढ़ा कि वी कमांड, की जिसमें सुप्रीम अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी को कहती है कि आपकी ड्यूटी बनती है, आप इसको कीजिए। एंड नेक्स्ट इज सर्शरी, जिसमें होता है सर्टिफाई करना, कि जो जजमेंट लाने के बाद उसको रिव्यू करते हैं। और उसके अपोजिट थी प्रोहिबिशन, जिसमें जजमेंट से पहले करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कोवरेंटो, जिसमें वो पूछते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी आपने ये एक्शन किया है। तो ये हमारी कंप्लीट हुई फंडामेंटल राइट्स के जो वॉयलेशन के रिगार्ड में जो रिट इशू की जाती है 32। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड यू कैन फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम।